हेलो नमस्कार दोस्तों, जीके विथ रवि सैल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सारा पूछा गया क्वेश्चन। तो इसमें देखेंगे हम आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। तो पहला टॉपिक है इसमें कि भारत में यूरोपीय का आगमन। तो पहला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। इसका ऑप्शन डी सही है, 1764। इस पर डिस्कशन दिया हुआ है कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली शासक शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो का विजय हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। तो 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में इसका डिस्कशन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दे दिया और वर्ष 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापार का अधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महत्वपूर्ण वर्ष जो है क्यों था। क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसका ऑप्शन ए सही है। इसका डिस्कशन है कि 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष इसलिए था क्योंकि 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। इसका सही आंसर है 1510। 1510 जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। इसका डिस्कशन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी और उन्होंने गोवा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीता। भारत में पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा था। फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, तो किस नदी के किनारे स्थित है। यह हुगली नदी के किनारे, ऑप्शन बी सही है, हुगली नदी। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था और यह युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में हुआ था। प्लासी हुगली नदी के किनारे स्थित है। यह एक गांव है। यह जो है युद्ध मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला हार गया था। नेक्स्ट है केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे। इसका सही आंसर है पुर्तगाली व्यापारी। पुर्तगाली व्यापारी इसका सही आंसर है। केरल के व्यापारिक स्टेशन शुरू करने वाले पहले व्यापारी पुर्तगाली थे और पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी। 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा और वह यहां से मसाले एवं जड़ी बूटियां लेकर यूरोप लौटा। तत्पश्चात व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी और 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी और कालांतर में कोचीन, कन्नूर, कालीकट और प्रमुख पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों के रूप में उभरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया था। तो ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग
200 वर्ष तक शासन किया था। ऑप्शन ए सही है, 200 वर्ष। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा भारत की सरकार क्षेत्र और राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित हुआ, और अर्थात कंपनी का शासन भारत के ब्रिटिश ताज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, और ब्रिटिश शासक ने भारत पर लगभग 200 वर्ष तक शासन किया, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न देश घोषित किया गया, और भारत के प्रशासन के प्रति ब्रिटिश संसद ने जवाबदेही समाप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश का राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? तो यह है पुदुचेरी। ऑप्शन बी सही है, पुदुचेरी। ये सब सारा क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुदुचेरी थी। वर्ष 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और बेलान द लस्फिने और बालिंडोपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी एक गांव प्राप्त कर उसे पूरी तरह से किलाबंद बस्ती के रूप में विकसित किया तथा उसका नाम पांडिचेरी रखा, और 1674 ईस्वी को फ्रैंको मार्टिन को इस बस्ती का प्रमुख बनाया गया, और 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को पूर्व सभी फ्रांसीसी बस्तियों को मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? यह प्रचंडगढ़। प्रचंडगढ़ को जो है मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। इनका जन्म 10 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का प्रारंभिक सैनिक अभियान बीजापुर के आदिल शाह राज्य के विरुद्ध शुरू हुआ था, और 1646 ईस्वी में बीजापुर के तोरण यानी प्रचंडगढ़ नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया, और इस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। शिवाजी द्वारा जीते गए किले जो कि इस प्रकार है, ब्रह्मगढ़ यानी राजगढ़ का किला 1646 में जीता, और पुरंदर का किला को 1648 में, जुन्नार का किला को 1656 में जीता, और पन्हाला दुर्ग को 1673 में जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? ये किया गया था 1802 में। 1802 में। ऑप्शन डी सही है। बाजीराव द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1795 से 1818 ईस्वी तक है, ये अंतिम पेशवा थे और रघुनाथ राव का पुत्र था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बने थे। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य 31 दिसंबर 1802 को वसीन या वसई की संधि हुई थी। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार थे बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य के पतन में सर्वाधिक योगदान पेशवा बाजीराव द्वितीय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, तो किस वर्ष लड़ी गई थी? 1761 में। 1761 में लड़ी गई थी। ऑप्शन सी सही है। ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका डिस्कशन है, पानीपत की तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी के मध्य हुआ। इस युद्ध के में दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, और इस युद्ध में मराठों का पराजय हुई, और इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति का खिताब से सम्मानित किया गया था? तो छत्रपति का खिताब से सम्मानित किया गया था रायगढ़ में। ऑप्शन बी सही है, रायगढ़ में। छत्रपति शिवाजी भोसले यानी 1627-1680 तक रहे थे। भारत के महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में
मराठा साम्राज्य की नींव रखी और मराठा साम्राज्य की नींव रखने के पश्चात उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था और उन्हें छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंघन किले के सफल बचाव में मुगल सेना के खिलाफ लड़ने वाले कौन सा मराठा योद्धा मारा गया था? ये माना गया था तानाजी मालुसरे। ऑप्शन सी सही है, तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे मराठा साम्राज्य का सूबेदार थे। ये शिवाजी के बचपन के मित्र एवं सेनापति थे। इन्होंने शिवाजी का शेर यानी उपनाम की उपाधि मिली थी। शिवाजी का शेर की उपनाम की उपाधि मिली थी। ये जो है सिंहगढ़ दुर्ग के रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त हुए और यह युद्ध मराठों एवं मुगलों के मध्य हुआ था। देखते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मैंटिस वर्ड द्वारा की गई थी? यह महलबारी व्यवस्था। महलबारी व्यवस्था को जो है हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मैंटिस के द्वारा की गई थी। महलबारी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन वर्ड के द्वारा की गई। यह व्यवस्था संपूर्ण भारत के 30% भाग पर लागू थी। 30% भाग में लागू थी। साथ ही ब्रिटिश कंपनी इस व्यवस्था के माध्यम से सीधे गांव से संबंध स्थापित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र यानी कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान किस राज्य से हुई है? कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान में किस राज्य से हुई है? ये केरल राज्य से हुई है। ऑप्शन सी सही है, केरल राज्य से। इसका डिस्कशन है कि 1750 ईस्वी में आसपास भारत सूती वस्त्रों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक था और सूती वस्त्र जिसे पुर्तगाली मसालों के साथ यूरोप वापस ले गए उसे कैलिको यानी केरल कालीकट से प्राप्त कहा जाने लगा और बाद में कैलिको सूती वस्त्र का सामान्य नाम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूलने करती थी। ये जो है रैयतबारी व्यवस्था में, रैयतबारी प्रणाली के तहत जो है सीधे वसूली करती थी। इसका डिस्कशन है कि भू राजस्व की रैयतबारी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे तथा ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूली करती थी। यह रैयतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में बारामहल जिले में कर्नल रीड द्वारा जो है लागू की गई थी और 1820 में मद्रास में इसे व्यवस्था को लागू किया गया था और इस व्यवस्था के अंतर्गत मद्रास, बम्बई और पूर्वी बंगाल, असम और कुग्र क्षेत्र आते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि थी। ब्रिटिश भारत की 51% भूमि थी और इस व्यवस्था का कट्टर समर्थक मुनरो था और रैयतबारी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना था। 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व बंदोबस्त की महलबारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इसमें गलत है? पहला कथन है कि इस प्रणाली के जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया और दूसरा ऑप्शन है कि इस प्रणाली के तहत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था और इस प्रणाली का अवधारणा हॉल्ट मैकेंजी ने दी थी और इस प्रणाली का प्रस्ताव 1822 में पेश किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सही है, ये गलत है। इसका डिस्कशन है कि महलबारी पद्धति में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महाल के साथ स्थापित की गई थी। महाल से तात्पर्य जागीर अथवा गांव से था और इस पद्धति का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी था को माना जाता है और 1822 में इस व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई थी और इस प्रणाली के तहत भू राजस्व के समय समय पर संशोधित किया जाता था और इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया था। मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया था और इस व्यवस्था में गांव के जागीरों के मुखिया या लंबरदार को
कर वसूली का आधार बनाया गया और इस प्रणाली में जमींदारों को कोई योगदान नहीं था और मालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब प्रांत आते थे और ब्रिटिश भारत के कुल भाग का 30% था, जो ब्रिटिश भारत के कुल भाग का 30% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली है? नील की खेती से एक संबंधित प्रणाली है, यह है नीज। ऑप्शन बी सही है, नीज। भारत में ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित दो प्रणाली थी, नीज और रैयती। नीज और रैयती। नीज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन किराए पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत यह कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ऑप्शन बी सही है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ये जो 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका डिस्कशन है कि अंग्रेजों के भूराजस्व व्यवस्था के क्रम में अस्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था दूसरी प्रमुख व्यवस्था थी जिसके सूत्रधार थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे। यह व्यवस्था 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी परामहल जिले में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता या गोमास्ता किसे कहा जाता था? गुमास्ता या गोमास्ता जो कहा जाता था, ये जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़े की गुणवत्ता को परखने वाला भाड़े का नौकर को कहा जाता था। भाड़े का नौकर को कहा जाता था। ऑप्शन ए सही है। इसका डिस्कशन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों की निगरानी को गोमस्ता की नियुक्ति की जाती थी और गोमस्तों ने यह सुनिश्चित किया कि कपड़ों और उद्योगों प्रबंधों एवं नियंत्रण अंग्रेजों के अधीन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन सामानों ने मशीनीकृत उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया? यह रेशमी और सूती माल। ऑप्शन सी सही है। मशीनीकृत उद्योगों के युग से पूर्व भारत में अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा व्यापार में रेशमी और सूती माल के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित किया और औद्योगिक से पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती वस्त्र की अत्यधिक मांग थी क्योंकि भारत कपास की क्वालिटी महीन होती थी और उससे निर्मित वस्त्र अत्यधिक आरामदायक होते थे। नेक्स्ट है कि डैश को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया। तो यह बीघा को जो है ब्रिटिश शासन ने पहले भूमि को माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था, बीघा। ऑप्शन डी सही है, बीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 ईस्वी में जमींदार प्रणाली द्वारा शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा। 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। इसे कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के माध्यम से पेश किया गया। क्योंकि यह समझौता जमींदारों के साथ किया गया था, इसलिए इसे जमींदारी समझौता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग का उपज है? तो दोहरी प्रणाली जो है ये लॉर्ड क्लाइव के दिमाग के उपज है। ऑप्शन सी सही है। भारत में सरकार को दोहरी प्रणाली लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। बंगाल में द्वैत शासन को गवर्नर जनरल क्लाइव ने बक्सर के युद्ध 1764 के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत लागू किया था और इस तहत कंपनी ने कर वसूलने के अधिकार अपने पास रखा, जबकि शासन का अधिकार बंगाल के नवाब को सौंप दिया था। अगली वीडियो में हम देखेंगे 1857 के विद्रोह।
1857 के विद्रोह, इससे जो है सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। धन्यवाद।